प्यारे बच्चों, यूँ तो अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास विषय को बच्चों के बीच में कोई खास स्थान नहीं मिलता है, लेकिन जब बात की जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से तो यह भी क्लास 10th तक आपके जीवन का ठीक वैसा ही अंग है जैसे कि हमारे हाथ की ये 5 उंगलियां, जिसके एक अंग कटने पर यानी एक उंगली कटने पर हमारा यह हाथ बेकार लगेगा, हमारे हाथ की हथेली बेकार लगेगी। उसी प्रकार से हमारे इन विषयों में इतिहास का भी एक खासा स्थान रहा है। इतिहास जो है वो अनुभवों के आधार पर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे पुराने बीती हुई घटनाएं हमें यह सीख देती है कि हमारा रहने का तरीका कैसा था, हमारी कार्यशैली कैसी थी और हम लोग आने वाले दिनों में किन प्रकार की गलतियों का सामना करने से पहले सोचेंगे। इन सभी का तमाम चीज़ों का एक रोड मैप तैयार करता है ये इतिहास। आज का ये क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे पहले 3 पूर्व क्लासों के समरी को समेटे हुए रहेगा, जहां एक और हमने देखा कि संपूर्ण विश्व जो है वो राजा के शासन में अत्याचार से कहे या उनके कार्य करने के शैली से परेशान था। लोगों के मन में राजा की छवि अब अच्छी नहीं रह गई थी। यत्र तत्र राजा का विरोध अब जनमानस के मस्तिष्क पर दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो गई थी, जो बता रहा था कि संपूर्ण विश्व में एक नई कार्यशैली सामने निकल के आने वाली है, जो कि पूरे विश्व को बदल कर रखने वाली है। तो आज के क्लास में हम लोग और भी चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि फ्रांस, जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में फ्रांस के रेवोल्यूशन यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्रांस अग्रणी रहकर सबसे आगे आके उन्होंने क्रांति की एक नई लेख लिखी, जिसके पीछे उसके नक्शो कदम पर अन्य देश भी आते गए और अपने आप को निरंकुश शासन से मुक्त करते गए और एक नए राष्ट्र की छवि को प्रस्तुत करते गए। तो इस क्लास में आज हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा समरी आज देखने वाले हैं। समय की अल्पता को देखते हुए आज चलते हैं यूरोप के इस राष्ट्रवाद नाम के इस अध्याय में। देखते हैं, रुचिकर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा समय के सुइयों को, समय के घड़ी के सुइयों को पीछे की ओर ले जाते हैं और आज अध्ययन करते हैं हम इस संपूर्ण विश्व के मध्य बिंदु यूरोप के बारे में। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट होता है। अब आपका बात है 1848 की। इतिहास जब पढ़ रहे हैं आप तो आपको ये एडी और बीसी के बीच में अंतर आपको पता रहना चाहिए कि एडी और बीसी ये जो डेट्स लिखे रहते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण विश्व में पिछले समयों में सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या रही है तो वो ईसाइयों की रही यानी क्रिश्चियनों की रही है। और हमारा मानव समुदाय यह बताता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, जिनका साम्राज्य ज़्यादा बड़ा होगा, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे आसपास के लोगों पे। तो हम लोग देखेंगे इसमें आज बीसी और एडी के बारे में, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ के बारे में देखेंगे। ये क्यों लिखा रहता है किसी भी डेट्स के आगे में, ठीक है। तो बात जब कर रहे हैं हम लोग समय के निर्धारण की तो आपको दिक्कतें न आए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो यीशु मसीह जो है, हमारे ईसा मसीह जिसको कहते हैं हम लोग, अलग अलग नाम से सब पुकारते हैं, ठीक है। ईसा मसीह जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ईसाइयों के फादर, गॉड फादर जो कह ले, गॉड सब कुछ हैं। तो उनके जन्म के समय की जो घटनाएं हैं उससे पहले की घटनाओं को हम लोग बीसी में रखते हैं। अगर कहीं पे आप ऐसा लिखा हुआ दिख लेते हैं, मतलब समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 4 साल पहले की घटना है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म से 534 साल पहले की घटना है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, आफ्टर डेथ, यानी कि उनके जन्म नहीं, उनके मृत्यु के बाद 1268 साल बाद की यह घटना है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना को बिफोर क्राइस्ट में रखते हैं और जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद की घटनाओं को हम लोग एडी में मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एडी और बीसी, ये दोनों जो शॉर्ट टर्म है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि जो भी यीशु मसीह के जन्म से पहले की घटना है उसको हम लोग बीसी में लिखते हैं और उनके मृत्यु के बाद वाली घटनाओं को एडी में लिखते हैं। अभी हम लोग का जो ईयर चल रहा है 2024 एडी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद का ये 2024वां साल है, ठीक है।
तब हम चलते हैं यूरोप में इस घटना की ओर। 1848 की ये घटना है, बड़ा ही दिलचस्प घटना ये है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है। इस घटना में ऐसी क्या बात है जिसका कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ढेर सारा वर्णन किया गया है। यहाँ एक व्यक्ति की जानकारी दी गई है जिसका नाम है फ्रेडरिक सॉर्यू। ज़रा सा इसका स्पेलिंग देखेंगे, फ्रेडरिक सॉर्यू। थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन ये क्या है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रांस के आर्टिस्ट है, यानी पेंटिंग का काम करते हैं ये, ठीक है, खास करके पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह बनाने का काम करते हैं। और एक बात आपको पता होना चाहिए, जो भी ड्राइंग करने वाले होते हैं उनका जो मानसिकता होता है वो सबसे अलग होता है। वो ड्राइंग में वो चीज़ दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने देखा होगा एक मूवी तारे ज़मीन पर, उस फिल्म की थीम जो है इसी पर आधारित है कि बच्चे का जो विज़न है वो किस प्रकार का है। आमिर खान बहुत सारे लोगों का कंपटीशन करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का, और उसमें से वो उस हुनरबाज बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके सोचने का जो है तरीका वो कैसा है। आप पेंटिंग के जरिए अपने उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। देखते होंगे पेंटिंग में भगवान कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया जाता है, पीछे में चक्र घूमता हुआ, पीछे में इनलाइटमेंट का सिंबल दिया जाता है, यानी कि दिव्य प्रकाश का। ये सब कहाँ से आए? क्या किसी ने भगवान को देखा है, वहाँ से आए हैं? बिल्कुल नहीं। लोगों की जो सोचने की शक्ति है, कल्पनाशीलता है, मानसिकता है, उसमें जो भी इमेजिनेशन हो पाता है उसको वो लोग अपने पेंटिंग के जरिए ड्रॉ कर देते हैं। तो आप भी अपने जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, मानसिक रूप से और भी संपन्न होना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, तो कभी कभार ड्राइंग वगैरह करने का कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा क्षेत्र है। तो ये पेंटिंग क्या था, ऐसी कौन सी बातें थी इनकी पेंटिंग में? पेंटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फ्रांस का यह कलाकार सबसे अलग था। यूटोपियन माइंड का ये था, ठीक है, यूटोपियन माइंड का ये था। कहने का मतलब क्या है, ये नया शब्द आप सुन रहे हैं, यूटोपियन। एक मूवी आपने देखी होगी जिसका नाम होगा सलार, ठीक है, एक मूवी देखी होगी आपने जिसका नाम होगा KGF, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। एक मूवी आपने देखी होगी जिसका नाम है साहो, ठीक है। ये सब मूवी का नाम हम इसीलिए बोल रहे हैं, ये सब के सब फिल्म जो है ये सब यूटोपियन टाइप के हैं। एक मूवी देखा होगा आपने, एक टाइगर श्रॉफ की एक मूवी इधर आई थी जो कि आई और चली गई, पता भी नहीं चला उसका, ठीक है, उसका हम नाम भूल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो इन सब मूवियों के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं? ये सब यूटोपियन बेस्ड मूवी है, मतलब कल्पना पे आधारित है कि एक शहर होगा, ठीक है, और उस शहर में ये व्यक्ति होंगे जिसका नाम होगा रॉकी भाई, उसी शहर में एक व्यक्ति होंगे जिसका नाम होगा गरुड़ा, ठीक है। तो जब कल्पनाएं की जाती है और काल्पनिक चीज़ों का एक अंबार लगा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है यूटोपियन थिंग्स, यानी कि कल्पनाशीलता। ये व्यक्ति के अंदर ये कूट कूट कर भरा हुआ था। इन्होंने यूटोपियन माइंड का पूरा लाभ लिया अच्छे से, और इन्होंने 4 चित्र बनाया था, ठीक है। फर्स्ट पेंटिंग, सेकेंड पेंटिंग, थर्ड पेंटिंग और फोर्थ पेंटिंग, चारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चारों चित्रों के द्वारा उन्होंने क्या किया था इसके बारे में भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, उनके पेंटिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो उनके पेंटिंग के ऊपर लिखा हुआ था डेमोक्रेटिक। देखिए पेंटिंग के ऊपर का हिस्सा था डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ठीक है, साथ ही साथ सोशल रिपब्लिक एंड सोशल रिपब्लिक। शब्द अपने आप में बयां कर रहा है कि इन पेंटिंगों में क्या चीज़ छिपा हुआ होगा। जैसे ही बात डेमोक्रेसी की आती है, लोकतंत्र की बात आती है, रिपब्लिक की बात आती है, जनतंत्र की बात होती है, ठीक है, प्रजातंत्र की बातें होती है। और जब भी इस तरह की चीज़ें आएंगी तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, लोकतंत्र मतलब लोगों का सिस्टम, मतलब लोगों का ही सुपरमेसी वहाँ दिखेगा। तो इन चारों चित्रों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, फ्रेडरिक सॉर्यू ने इन्हीं चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है। ये थीम था उनका। पूछा जाएगा कि बताइए उसके जरिए उन्होंने क्या दिखाया, तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एंड सोशल रिपब्लिक का एक सोच रखा। हालांकि उस समय में ये चीज़ था नहीं, लेकिन उन्होंने सोच जाहिर की कि अगर ऐसा होता ना तो मज़ा आता। जैसे एक नियोमी शहर का स्थापना कर रहा था, को नियोम शहर का, ऐसे ही कुछ नाम है। सऊदी अरेबिया एक फ्यूचर
सिटी का निर्माण करना चाह रहा था, जिसका नाम था नियोम शहर। अभी तो सऊदी अरबिया और दुबई जैसा जो इलाका है वो पूरा बाढ़ से त्रसित है, बाढ़ से पीड़ित है वो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुदरत का कहर जो संपूर्ण रूप से उस पर पड़ चुका है। बेचारे परेशान हैं, हतप्रभ हैं कि रेगिस्तान धरती का एक ऐसा देश जहाँ का 98% रेगिस्तानी है, फिर भी पानी की बौछार आ रही है। पानी इतना द्रुत गति से आ रहा है कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। कृत्रिम वर्षा करवा कर उन्होंने क्लाउड स्लाइडिंग करवा दिया वहाँ पे। क्लाउड स्लाइडिंग करवाने का मतलब है कि ज़बरदस्ती बादलों को अपनी ओर आकर्षित करवाना, आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल का प्रयोग करके। कहीं और है बादल, उसको ज़बरदस्ती क्या करना, इसके ऊपर लाना, अपने शहर के ऊपर। और ऐसा जब हुआ तो प्रकृति का कहर भी देखने को मिला। तो ये नियोम शहर उसी आसपास का है। ऐसा माना जा रहा था कि ये शहर फ्यूचर के सभी चीज़ों से लैस होगा। यहाँ पर रिंग वाले फ़ोन नहीं होंगे, यहाँ पर हाथ में फ़ोन लेकर नहीं चलने होंगे, इसी में सेट रहेगा फ़ोन, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बात होगा, यहाँ पर पिक्चर दिखेगा उसका, ठीक है। आपके घरों में हाई टेक्नोलॉजी का यूज होगा, यहाँ तक कि गाड़ियों का भी हाई टेक्नोलॉजिकल गाड़ी का उपयोग होगा, रोबोट का यूज किया जाएगा। आपको आसपास के इलाके में कहीं आपको गांव का कोई दर्शन ही नहीं होगा, ऐसा शहर का निर्माण किया जा रहा था। तो ये थी बातें किस चीज़ की, फ्यूचर की, जिसके बारे में वहाँ के लोगों ने प्रोजेक्ट स्थापित की। और ऐसा ही फ्रेडरिक सरियू भी चाह रहा था कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हो और सोशल रिपब्लिक हो। इसके लिए उन्होंने 4 चित्र का निर्माण किया और चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो पहले चित्र में उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने अमेरिका एंड यूरोप की कुछ चीज़ों के बारे में दिखाया। देखिए क्या क्या चीज़ें दिखाया, ठीक है। दिखाया अमेरिका और यूरोप के जो वुमेन हैं प्लस मैन हैं, सभी ग्रुप के, ऑल एज ग्रुप, ठीक है। सभी ग्रुप के जो ये मैन और वुमेन थे, ये सब क्या कर रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे। थोड़ा सुनिएगा शब्द को अच्छे से। मार्चिंग करना का मतलब होता है पैदल चलते हुए एक जगह झुंड में आना, ठीक है। तो कहाँ के, अमेरिका और यूरोप के लोग, अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोग और यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग दोनों मार्चिंग कर रहे हैं। आखिर क्या बात हो गई, एक साथ इतने सारे लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे फिगर में उन्होंने क्या दिखाया है कि एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हालांकि ये अभी तो अमेरिका में है, ये इतना बड़ा स्टैच्यू है कि इसके अंदर एक लाइब्रेरी है। इसके उस टॉर्च वाले हिस्से में आपने देखा होगा कि एक महिला है, महिला का चित्र बना हुआ है, अपने हाथों में वो कुछ किताबों के ली हुई हैं और एक हाथ में टॉर्च यानी मशाल हुआ है उनके हाथ में है, ठीक है। तो अभी उसकी साफ़ सफाई चल रही थी, कल परसों ही उसका वो मसाल वाला हिस्से में चढ़कर और वहाँ से फ़ोटो लिया गया है, उसके अंदर से, उसके बालकोनी से फ़ोटो लिए गए हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो स्वतंत्रता का क्या है, मूर्ति है वो, ठीक है। और उस मूर्ति के सामने, इसको स्वतंत्रता की देवी कर लीजिए, मूर्ति कर लीजिए, उसके सामने सब जा रहे हैं, सामने गुजर रहे हैं सब। अच्छी बात है, गुजरना है। अब क्या होता है, ये सामने ऐसे नहीं गुजर रहे हैं, उनको होमेज देते हुए भी गुजर रहे हैं, यानी श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं, फूल चढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उनके एक हाथ में टॉर्च है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब प्रकाश देना, ज्ञान का प्रकाश देना। और सेकेंड हैंड में क्या है उनके है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि लोगों के अधिकारों की एक कुंजी है उनके पास में, एक पुस्तिका है महिला, लेकिन लड़कों की वो अधिकारों की कुंजी लेकर चल रही हैं वो, ठीक है। तो सेकेंड फिगर में उन्होंने यही दिखाया। अभी हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम उस चित्रों का वर्णन करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरी चित्र के बारे में देखते हैं। सामने दिख रहा है क्या चीज़ उनको, रियून हुआ बिल्डिंग्स जो भी है, ठीक है, मतलब ढहे हुए जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं आसपास में, सभी निरंकुश शासकों का, मतलब जो भी राजा वगैरह थे उनके जो बिल्डिंग है वो ढहा हुआ है, ठीक है। उसके ईंटें सब इधर उधर गिरे हुए हैं, उसके भवन गिरे हुए हैं, टूटा हुआ भवन, और सभी देश के लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, सभी देश के लोग पास कर रहे हैं वहाँ से,
ठीक है, इतना ही नहीं और भी चीज़ें हो रही है। सब देश के लोग को ये पहचानने का तरीका क्या दिखा है, सबका क्या है, अलग अलग ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड प्लस नेशनल फ्लैग भी है। सभी देशों का नेशनल फ्लैग है और सभी देशों का अपना अपना ड्रेस कोड भी है। आप भी कभी आगे किसी देश में अगर जाइएगा, बड़े पोस्ट पे जाइएगा, आपको जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा हर एक देश का अपना प्रतीक चिन्ह है, हर एक देश का अपना ड्रेस कोड है, ठीक है, और हर एक देश का अपना स्वागत करने का तरीका है। कभी कभी अगर आप अफ्रीकी कंट्री में चले जाइएगा, वहाँ के लोग पत्ता पहने हुए राष्ट्रपति सब चले आते हैं पार्लियामेंट में, हम लोग के आएंगे तो हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। उनकी वही शैली है रहने की। तो सब देशों का अलग अलग है। वही बताया जा रहा थर्ड फिगर के द्वारा कि आसपास का बिल्डिंग टूटा हुआ है और सभी देशों के लोग अलग अलग ड्रेस पहने हुए झंडा लिए हुए आगे जा रहे हैं। किस ओर? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर, एक लाइन से, ठीक है। इसमें सबसे आगे है, फर्स्ट नंबर पे इसमें है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्यों उसका नाम लिया जा रहा है बार बार। देखिए सबसे आगे लीडिंग करता हुआ कौन जा रहा है, फ्रांस जा रहा है। यही कारण है कि फ्रांस के रेवोल्यूशन को मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मतलब सारे क्रांतियों का जनक कहा जाता है, इसको माता कहा जाता है, या जो भी कर लीजिए इसको। फ्रांस इस पूरे घटना का क्या कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, ठीक है। और इनके पीछे कौन कौन है, इनके पीछे जर्मनी है, इनके पीछे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, इसके पीछे ऑस्ट्रिया है, इसके पीछे लोम्बार्डी है, और भी देश, रसिया है, तरह तरह के देश सब यहाँ पे हैं। ये सब इनके पीछे एक लाइन से लगे हुए हैं यहाँ के लोग, और उनके हाथ में झंडा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये किस देश के लोग हैं। और सबसे आगे कौन निकल के है, फ्रांस का झंडा लिए हुए लोग सब। चौथे चित्र में दिखाया गया है कि हेवन से जो है, हेवन से संत लोग जो है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी देवता हैं, ठीक है, गॉड है, जिसको जो गॉड कहते हैं, ठीक है, जेसस क्रिस्ट है, ये सब फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। देखिए फ्रेडरिक सर्जियो के ये सारों चित्र में आपने क्या देखा, एक और अमेरिका और यूरोप के लोग सबको देखा कि वो मार्चिंग करते हुए चल रहे हैं। दूसरे चित्र में आपने देखा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में कि उसके सामने से वो गुजर रहे हैं और पुष्प दे रहे हैं। उनके एक हाथ में टॉर्च है, ज्ञान का प्रकाश का वो चिन्ह है, दूसरे हाथों में डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स है, ठीक है, यानी अधिकारों का पत्री है एक तरह से। और तीसरे चित्र में हमने देखा ढेर सारा बिल्डिंग टूटा हुआ है और सभी देश के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, वो सामने से गुजर रहे हैं और सबका एक अपना ड्रेस कोड भी है, साथ ही साथ नेशनल फ्लैग भी है। इस पूरे मार्चिंग में सबका नेतृत्व कर रहा है फ्रेंड्स, उसके पीछे और भी कई देशों के लोग लगे हुए हैं। चौथे चित्र में हमने देखा कि इन सब घटनाओं को देखकर खुश होकर, मेरे बात को सुनिएगा, घटनाओं को देखकर भी और खुश होकर भी सारे संत, देवता, गॉड, जेसस फूल बरसा रहे हैं। यानी कि उनको भी ये क्या पसंद आ रहा है कि ऐसा ही समाज हो तो बेहतर है। इन चारों घटनाओं के माध्यम से फ्रेडरिक सर्जियो ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजा का शासन लोग खत्म करना चाहते हैं, संपूर्ण विश्व के लोग, और स्वतंत्रता चाहते हैं। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता चाहते हैं। साथ ही साथ कैसा शासन चाहते हैं कि जिस शासन में लोगों का ख्याल रखा जाए, और इस बात को उनके देवता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा माहौल यूरोप को मिले जिससे कि यूरोप मोनार्की सिस्टम से एटलीस्ट मुक्त हो जाए। यही था फ्रेडरिक सर्जियो के इन चारों घटनाओं के बारे में। आगे इसका हम थोड़ा सा और एनालिसिस अगले क्लास में करने वाले हैं। ये छोटा सा सेशन था, तो उम्मीद करेंगे कि आप इन चारों चित्रों को अपने माइंड में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आप इसको घर पे जाके देखें और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत लगेगा तो आप हमसे साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।